आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। यूट्यूब पर हम लोग पहली बार उत्तराखंड एसआई का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं और इसी के तहत हम लोग आज यहां पर जो है संविधान संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भारतीय राज व्यवस्था है वहां पर हम लोग इससे पहले हम लोगों ने कंपनी का शासन पढ़ा था। इस राज व्यवस्था में कंपनी का शासन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर अधिनियम आते हैं और चार्टर एक्ट आते हैं। और कंपनी का शासन 1773 से आपका 1858 तक था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था राज्य क्या है, व्यक्ति क्या है, सरकार क्या है। उन टॉपिक्स का मैंने बताया था कि ये हमको पता होना चाहिए। राज्य की के 4 जो आवश्यक तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो क्या हैं आवश्यक तत्व। राज्य के पास क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था। जो 4 आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें भी महत्वपूर्ण तत्व क्या है वो बताया था। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान क्या होता है, और इसी से मैंने आपको बताया था कि संवैधानिकता क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है। इन टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात करी थी। संविधानवाद क्या होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर राज व्यवस्था के प्रकार पढ़े, जिनमें आपका राजतंत्र था, आपका कुलीन तंत्र था और आपका तानाशाही तंत्र था। उनके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ आपका लोकतंत्र था और लोकतंत्र के भी कई प्रकार थे। इसमें आपका जनतंत्र था और इसी के अलावा मंत्रिमंडलीय इसमें शासन व्यवस्था हम लोग ने देखी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जाना था। और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने जाना था जो कंपनी का शासन था, वहाँ पर किस तरह से आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1781 का यहाँ पर हम लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम बंदोबस्त कानून कहते हैं, उसको देखा था। साथ ही साथ 1784 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, और इसके बाद आपका पहला चार्टर एक्ट 1793 का, फिर आपका 1813 का, फिर आपका 1833 का, और फिर हम लोगों ने 1853 का। तो इनको हम लोगों ने आपका सेकेंड वीडियो में आपका हम अध्ययन किया था। और आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास के तहत ताज का शासन। ताज का शासन, क्योंकि इससे पहले क्या हो चुका है, 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें आपका कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन था वो क्राउन यानी कि सम्राट को सौंप दिया गया, यानी कि ताज का शासन इसको हम लोग कहते हैं। ये आपका 1858 से 1947 तक चलेगा। इसी को हम लोग जानते हैं ताज का शासन। और यहीं पर हम कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का अध्ययन करेंगे, जिनमें आपका 1858, 1861, 18 आपका 73, 1876, आपका 1892, फिर आपका 1909, फिर 1919 का, और उसके बाद आपका 1935 का। तो इनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ताज का शासन 1858 से लेकर 1949 तक ये आपका चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम लोग जानते हैं एक्ट फॉर दी वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यानी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी हम इसको कहते हैं। या फिर इंग्लिश में लोग बात कहें तो एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन नामों से इसको हम लोग जानते हैं। और 1858 के बाद क्या होता है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, कौन, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको एक पदनाम दे दिया गया वायसराय। क्या नाम दे दिया गया, वायसराय। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर उसे अब भी गवर्नर जनरल कह रहे हैं और वायसराय भी कह रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है, हमने इसको जानना है कि उसे वायसराय कब कहते हैं और गवर्नर जनरल कब कहते हैं। अब बात करें गवर्नर जनरल की, तो जब वे क्या कहता था, ब्रिटिश राज्यों में जब जाता था, वो ब्रिटिश राज्यों में जब वह जाता था तब उसको गवर्नर जनरल, और जब वह देसी रियासतों में जाता था
तब उसको वायसराय के नाम से पुकारते थे। और भारत का पहला हम बात कर रहे हैं वायसराय, लॉर्ड कौन था? कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। इस हिसाब से हम देखें तो अंतिम तो इस हिसाब से क्या था? पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। और इस कानून से यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों के क्षेत्रों व राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि ब्रिटिश सम्राट में उसको सौंप दिया गया। और एक भारत मंत्री का पद बनाया गया, यहां पर भारत मंत्री का पद बनाया गया, यानी कि जो भारत मंत्री का पद यहां पर बनाया जाता है, जिसको हम भारत सचिव के नाम से जानेंगे। और पहला भारत मंत्री कौन था आपका? लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव था। और इसकी सहायता के लिए, इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय क्या बनाई गई थी? एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई, भारत परिषद बनाई गई जाती है। तो इतना को समझ में आ रहा होगा। और मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, मुगल सम्राट का पद यहां पर समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी भारत का शासन था, उसको ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। और उसकी बात करें यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से, यानी कि जो ब्रिटिश महारानी थी, साम्राज्ञी थी, उसकी ओर से यहां पर काम करना था किसको? भारत मंत्री को, जिसको हम भारत सचिव कहते हैं। और पहला भारत सचिव आपका कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। और द्वैध प्रणाली जो 1784 में आई थी आपकी, जहां पर आपका बीओडी और बीओसी नाम से एक नियंत्रक बोर्ड और एक निदेशक बोर्ड था, तो उसको समाप्त कर दिया गया यहां पर 1858 के अधिनियम के द्वारा। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की नीतिगत घोषणा की जाती है। और मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इस अधिनियम को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस अधिनियम को जो भारतीय हैं, 1858 के अधिनियम को भारतीयों ने क्या कहा? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा इस अधिनियम को कहा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इस अधिनियम के तो क्या क्या बदलाव भारत में किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा जो भारत परिषद थी, जो भारत परिषद बनाई गई थी, कितनी सदस्य थी? 15 सदस्यीय भारत परिषद थी। और ये क्या काम करती थी? ये सहायता देती थी किसको? भारत सचिव को। उसकी सहायता के लिए बनाई गई थी भारत सचिव की। और क्या काम किया इसने? इसको विधायी संस्था बना दिया गया, विधायी संस्था इसको बना दिया गया, एक तरीके से संसद टाइप में इसको बना दिया गया। और भारत के लिए कानून बनाना, भारत के लिए कानून बनाना इस परिषद का काम था। किसका था? भारत परिषद का। इसके द्वारा परिवर्तन किया गया। केंद्रीय संवैधानिक विकास का सूत्रपात इसी अधिनियम द्वारा भारत में होता है, क्योंकि यहां पर भारत परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया गया है, तो एक संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया जाएगा। और साथ ही साथ इस अधिनियम द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा यहां पर किया जाता है। क्यों? मद्रास एवं बंबई की सरकारों को भी विधायिका का अधिकार दे दिया गया। इसीलिए बोला जाता है कि भारत में 1861 के अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाती है। और जो भारत परिषद थी उसको विधायी संस्था बनाकर भारत के लिए कानून बनाने का कार्य उसको दे दिया गया। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी कि
इसी अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है किसको? गवर्नर जनरल को। यदि हम बात करें वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस अधिनियम से प्रभावित है? यानी भारत के हम राष्ट्रपति की बात करें कि जो उसके पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो वो कहां से प्रभावित है? तो वो 1935 के अधिनियम से प्रभावित होगी। तो क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज पकड़ना है, भाषा पकड़नी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अगर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो 1861 का आएगा, ठीक हो गया। और प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया यहां पर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इस तरीके से भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत इसी अधिनियम से की जाती है और भारत परिषद को विधायी संस्था बनाकर भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। विधान परिषद जो थी आपकी, ये आपकी जो विधान परिषद है आपकी 1853 में बनती है डलहौजी के समय, और उस समय इसकी जो संख्या थी 6 थी। अब इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। और भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टोफोलियो की शुरुआत होती है। पोर्टोफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहां पर की जाती है, जिसको हम बोलते हैं विभागीय प्रणाली। यानी कि विभाग कहने का मतलब है, जैसे अभी क्या है आपका, जैसे आपका मान लें वन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया। इस तरीके से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जिसको हम पोर्टोफोलियो सिस्टम कहते हैं। और इस पोर्टोफोलियो या विभागीय प्रणाली का हम जनक की बात करें तो ये था आपका लॉर्ड केनिंग। कौन था? लॉर्ड केनिंग इस विभागीय प्रणाली की शुरुआत का जनक था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 1873 का अधिनियम। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद को एक अधिकार दिया जाता है, ब्रिटिश संसद को अधिकार मिलता है कि वह किसी भी समय कंपनी को भंग कर सकती है, किसी भी समय कंपनी को भंग किया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। और 1 जनवरी 1884 को कंपनी को समाप्त कर दिया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका था 1873 का अधिनियम। इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो होता क्या है, 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। पहला दिल्ली दरबार था आपका ये। तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है लॉर्ड लिट्टन के समय, लॉर्ड लिट्टन के समय होता है। और यहीं पर 26 अप्रैल 1876 को जो ब्रिटिश महारानी थी उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। और इसके बाद ही दिल्ली में दिल्ली दरबार लगता है पहला 1876 में। और भारतीय इतिहास में 3 दिल्ली दरबार लगते हैं। इसके बाद अगला लगेगा 1903 में करजन के समय लगता है, और फिर लगेगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय लगता है आपका ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसके समय आपका ये तीसरा दिल्ली दरबार लगेगा। तो इनको भी आपने याद रखना है। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से 26 अप्रैल 1876 को ब्रिटिश महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, यानी कि अब जो है भगवान बन जाती है भारत वालों की इस अधिनियम के द्वारा। अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। पहली बार आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है, यानी कि बजट पर तो बहस कर सकते थे, लेकिन क्रॉस प्रश्न यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केवल बहस कर सकते थे भारतीय यहां पर, और
केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 निश्चित की गई। तो 1853 में जो ये आपकी विधान परिषद थी इसकी संख्या 6 थी, 1861 में इसकी संख्या 12 कर दी जाती है और अब 1892 में इसकी संख्या 16 कर दी जाएगी, आगे फिर बढ़ेगी। तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 निश्चित कर दी गई। इंग्लैंड में भारतीय परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो आपके दो नाम याद रखने हैं। तो एक तो है आपके केसी गुप्ता और दूसरे हैं आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनको इंग्लैंड में भारतीय परिषद में शामिल किया जाता है। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद थी। आगे बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम को जानते हैं हम लोग, 1909 के अधिनियम को। और अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को लेके आया जाता है। अरुंडेल समिति बनती है, उसी की सिफारिश पर यह अधिनियम आता है। और अब यहां पर केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी जाती है। भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल जाता है, जबकि 1892 के माध्यम से केवल बजट पर बहस का अधिकार था। अब इनको अनुपूरक प्रश्न यानी क्रॉस प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल जाता है भारतीयों को यहां पर। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य भी बन जाते हैं। विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों कार्यों का अधिकार दिया जाता है यहां पर भारतीयों को। दूसरा मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो ये अधिनियम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाती है यहां पर इस अधिनियम के द्वारा। और इसीलिए जो आपका लॉर्ड मिंटो है इसको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है इस लॉर्ड मिंटो को। और इस अधिनियम में जब ये व्यवस्था कर दी गई, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया यहां पर कि इस अधिनियम ने भारत की सदियों पुरानी एकता को तोड़ दिया। सदियों पुरानी बनी एकता को तोड़ दिया। ये स्टेटमेंट आपका गांधी जी का है। और इसी के साथ साथ एक स्टेटमेंट लॉर्ड मिंटो भी देता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। यानी कि कहने मतलब यह है कि यदि हम विष बोएंगे तो हमको विष ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखने हैं। दूसरा, लॉर्ड मिंटो को हम लोग सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं और इसको जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और यहां पर मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाती है इस अधिनियम के द्वारा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं और इनको विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों के कार्यों का अधिकार दिया जाता है। अगले की हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1909। इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको लोग जानते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार। और 1917 में इस अधिनियम से पहले आपकी मोंटेग्यू घोषणा भी होती है। आपकी मोंटेग्यू घोषणा भी की जाती है यहां पर। तो अब इस अधिनियम द्वारा क्या काम होता है, जो भारत सचिव था उसकी मदद के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। पहली बार स्वशासन की बात की जाएगी यहां पर। उत्तरदायी शासन का वादा किया जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया जाएगा क्योंकि अभी तक तो अप्रत्यक्ष थी। सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में
जोड़ लिया गया, यहां पर शामिल कर लिया गया। यहां पर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई, अर्थात केंद्र आपका, और साथ ही साथ प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लगा जाता है इस अधिनियम के माध्यम से। और इस द्वैध शासन का जो जनक था वो था आपका लियोनस कार्टियस। कौन था? लियोनस कार्टियस इस द्वैध शासन का जनक था। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यहां पर एक उच्च सदन था, दूसरा निम्न सदन था। उच्च को हम लोग राज्य विधान परिषद कहते थे, निम्न सदन को विधानसभा। बजट स्वीकृति का अधिकार विधानसभा को दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही जाती है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। किसको दिया गया? भारत सचिव को दिया गया। भारत सचिव का खर्च अब जो है ब्रिटेन से दिया जाने लगा। यहां पर चेंज कर लीजिएगा, ब्रिटेन से दिया जाने लगा। इससे पहले क्या होता था कि जो भारत सचिव था, रह तो ब्रिटेन में रहा है, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य है और उसका वेतन यहां से दिया जा रहा था। लेकिन अब 1900, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये आपका 1919 का अधिनियम है। तो 1919 के अधिनियम द्वारा उसका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगता है। इतना लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे 1935 के अधिनियम के। होता क्या है, जब आपका ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है, यहां पर एक घोषणा की जाती है कि 10 वर्ष बाद की जो ये अधिनियम है, इससे जो सुधार होंगे, जो प्रगति होगी, उसकी समीक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक आयोग बनाएंगे। लेकिन यहां पर भारत में क्या होता है कि एक तो अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है, अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती है। दूसरा, यहां पर भारत में जो आपके आंदोलन चल रहे थे, उनसे भी यहां पर प्रभाव पड़ता है, आंदोलनों से। तो 10 वर्ष से पूर्व ही क्या होता है, आपका 8 नवंबर 1927 को, 1927 को क्या होता है, आपका एक कमीशन नियुक्त कर दिया जाता है सर साइमन की अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है 8 नवंबर 1927 को। कहां पर? इंग्लैंड में इस कमीशन का गठन किया जाता है। और यह 7 सदस्यीय कमीशन था और सभी क्या थे इसमें? अंग्रेज थे। सभी क्या थे आपके इसमें? अंग्रेज थे। इसीलिए भारत में इसका आपका विरोध किया जाता है। और इसीलिए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और इस मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है यूके SSC। तो M.A. अंसारी, तो M.A. अंसारी के द्वारा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। वहीं पर इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। अब आपका 8 नवंबर को इस आयोग का गठन हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को यह आयोग मुंबई पहुंचता है और यहां पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और 30 जून 1930 को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। यहां पर एक चीज और होता है, इस समय आपके जो भारत सचिव थे वो आपके थे बर्केनहेड। कौन थे? बर्केनहेड। अब यहां पर जो भारतीय नेता थे वो विरोध कर रहे होते हैं, तो ये उनको क्या कहते हैं? उनको क्या है, एक तरीके से उनको, तो जो भारत सचिव हैं बर्केनहेड, वो जो भारतीय नेता हैं उनको चैलेंज करते हैं कि यदि आप में दम है तो एक आप अपना संविधान का मसौदा बनाकर दिखाएं। क्या करें? संविधान का मसौदा बनाकर दिखाएं। तो इनको चुनौती दी जाती है भारतीय नेताओं को बर्केनहेड के द्वारा। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। यहां पर कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है?
एक 10 सदस्यीय नेहरू कमेटी बनाई जाती है और नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 28 को प्रस्तुत कर दी। इसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें अध्यक्ष थे इस नेहरू रिपोर्ट के मोतीलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और जो आपके इसके सचिव थे वो आपके इनके ही बेटे जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? सचिव थे। तो यहां पर अधिराज्य की मांग कर ली जाती है, लेकिन इसी नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध भी किया जाता है कांग्रेस के द्वारा ही। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक आपके सुभाष चंद्र बोस और जेएल नेहरू के द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी किया जाता है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग 29 मार्च 1929 को पेश करी थी ये। और 1930 में ब्रिटेन में, अब होता क्या है, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, यानी कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन यहां पर किए जाएंगे। तो इनका क्वेश्चन बनता है कि गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों की जाती है? क्योंकि संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था, इसीलिए ये आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से एक नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में इस संविधान की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन भी किया जाता है। और 4 अगस्त 1935 में ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है आपका। और सबसे बड़ा अधिनियम था ये, इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा 1935 का अधिनियम क्यों बनता है। तो इससे पहले क्या होता है आपका, जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है तो वहां पर एक घोषणा की जाती है कि इस अधिनियम में हमने जो स्वशासन की बात करी है, जिम्मेदारी की बात करी है या उत्तरदायी सरकार की बात करी है, इन सब चीजों की समीक्षा करने के लिए 10 साल में हम क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन भारत में जो उस समय आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और जो आपका चौरा चौरी कांड हो गया था और मोपला विद्रोह हो गया था, उनको लेकर उससे पहले ही 7 साल मतलब आपका 7-8 साल के अंदर ही यहां पर एक कमीशन का गठन इंग्लैंड में किया जाता है 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अब इसमें 7 सदस्य थे। अब इसको लेकर भारत में भारी विरोध होता है और लगभग 1928 में यह कमीशन भारत आता है और यहां पर इसका विरोध होता है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए उनका निधन हो जाता है क्योंकि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और वे कहते भी हैं कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी जो है, जो आपका ब्रिटिश सरकार है, इसकी ताबूत कील साबित होगी। और बाद में 1930 में जो ये आपका साइमन कमीशन था अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इससे पूर्व ही जो आपके बर्केन हेड हैं भारत सचिव, उनके द्वारा भारतीय नेताओं को चुनौती दी जाती है कि आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर आप क्या करें कि हमको एक संविधान का मसौदा बनाकर तो दिखाओ। इसके लिए 10 सदस्यीय एक कमेटी बनती है जिसको हम नेहरू कमेटी कहते हैं। इस नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे आपके मोतीलाल नेहरू और सचिव थे इसके जवाहरलाल नेहरू। बाद में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जाता है और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जिन्ना भी अपनी 14 सूत्रीय मांग 1929 में पेश करते हैं। और बाद में भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं और कुछ इनमें निकलता नहीं है। बाद में एक सांप्रदायिक पंचायती घोषणा भी होती है। बाद में आपका पूना पैक्ट के माध्यम से इसको खत्म भी कर दिया जाता है और 1933 में एक श्वेत पत्र के माध्यम से जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी और उस पर चर्चा करने के लिए लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक जॉइंट कमेटी बनाई जाती है। और बाद में 4 अगस्त 35 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से ये भारत शासन अधिनियम बनता है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935।
इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां पर। अब आगे बात करेंगे इसमें क्या क्या बातें कही गई इस अधिनियम में। तो पहली बात की गई यहां पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की, कि एक अखिल भारतीय संघ हम लोग बनाएंगे, जिसमें बोला इन्होंने 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरियां होंगी, प्लस वे देशी रियासतें जो यहां पर स्वेच्छा से शामिल होना चाहती हैं। लेकिन देशी रियासत इसमें शामिल होती ही नहीं है, और ये जो प्रस्ताव था ये मूर्त रूप ले नहीं सका, यानी कि ये कामयाब नहीं हो पा रहा, ये फॉर्मूला खत्म हो गया इनका। तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 देशी रियासतें थी, और उन देशी रियासतों को लेकर ये अखिल भारतीय संघ बनना था जिनको इसमें शामिल होना था। लेकिन इसमें यहां पर देशी रियासतें शामिल नहीं होती हैं और अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाता है। अगला बात करेंगे केंद्र में द्वैध शासन की। अब 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन था, और उसको हटाकर 35 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, और केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। अब रक्षित विषय कौन कौन से थे आपके यहां पर? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र आदि। तो इनका जो प्रशासन था वो आपको सौंप दिया गया गवर्नर जनरल को, और जो गवर्नर जनरल था रक्षित विषयों पर अपनी परिषद की सहायता से काम करता था, और अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। अब हस्तांतरित विषयों की बात करेंगे यहां पर, तो इनका जो प्रशासन था गवर्नर जनरल क्या करता था? इनके लिए अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर दो विषय थे, एक रक्षित थे और एक आपके हस्तांतरित विषय थे। तो हस्तांतरित विषयों पर जो गवर्नर जनरल था वो अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से काम करता था और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। रक्षित विषयों पर अपनी परिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल काम करता था और भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो इतना को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की बात। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है कि यहां पर बात की गई जो केंद्रीय विषय हैं उन पर कानून बनाएगा केंद्र, और जो आपके राज्य के विषय हैं, जो राज्य विषय हैं उन पर जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा। इस प्रकार से आप प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर दी गई। अगला हम बात करेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है दिल्ली में, और इसमें आपका 7+1 कहते न्यायाधीश होने थे इस संघीय न्यायालय में, और 1 अक्टूबर 1937 से इस संघीय न्यायालय ने अपना काम शुरू कर दिया। और बात करें इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे आपके? सर मोरिस गवेयर। सर मोरिस गवेयर इस संघीय न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस थे, और 1 अक्टूबर 1937 को इस संघीय न्यायालय ने अपना काम शुरू कर दिया। इसमें 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था, और इसका स्थान कहां पर था? दिल्ली में था। अब बात करेंगे यहां पर शक्तियों का विभाजन। तो यहां पर 3 हिस्सों में शक्तियां बांट दी गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो केंद्रीय सूची पर केंद्र का अधिकार, राज्य सूची पर आपका राज्य का अधिकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य का अधिकार दिया गया। और जो बची हुई शक्तियां जिनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया यहां पर अवशिष्ट शक्तियों को, और 3 हिस्सों में शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी आपको समझ में आ गया, वर्तमान में इस तरह से चल रहा पूरा। अब कुछ अन्य फैक्ट इनको देख लेते हैं। तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें आपका आंग्ल भारतीय, ईसाई और हरिजनों को इसमें शामिल कर लिया गया। भारत
परिषद का अंत कर दिया गया। और ये आपकी कब बनी थी? 1858 में बनती है। इसको समाप्त कर दिया गया 1935 में। 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। बनी थी आपकी 1858 में। 1937 में विधानसभा के चुनाव इस अधिनियम के द्वारा कराए जाते हैं। और 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा कर दी गई। और आपका 1937 में बर्मा भारत से अलग हो जाता है। घोषणा की जाएगी 1935 में। तो जब 1937 में विधानसभा में चुनाव होते हैं तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव होंगे। किस में होंगे? 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। यहां पर 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनती है। और 3 में कांग्रेस बनाएगी गठबंधन की सरकार। तो 2 आपकी और बचती हैं इसमें, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार यहां पर गठित की जाती है। तो 11 प्रांतों में 1937 चुनाव होते हैं और 11 में से 6 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 3 में गठबंधन, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। लगभग 28 महीने तक जो कांग्रेस है सत्ता बनी रहती है। और 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया। भारतीयों को शामिल कर लिया गया। अब इससे हो गई कांग्रेस नाराज कि हमसे बिना पूछे आपने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल कर लिया। तो 28 महीने बाद जो कांग्रेस है लगभग 8 प्रांतों से क्या कर देती है? त्यागपत्र दे देती है यहां पर कांग्रेस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और 22 दिसंबर 1939 को यहां पर मुस्लिम लीग क्या करेगी? कांग्रेस के त्यागपत्र देने के कारण क्या करती है मुस्लिम लीग? मुक्ति दिवस मनाती है मुस्लिम लीग। और कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न जो भारत में संवैधानिक संकट पैदा होगा, और जो ब्रिटिश हैं उनकी एक इच्छा थी कि भारत की सहयोग की उनको आवश्यकता थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 40 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कब किया? 8 अगस्त 40 को आता है आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। और लिनलिथगो की अध्यक्षता में आएगा, लिनलिथगो की अध्यक्षता में आपका प्रस्ताव आता है। और इसमें कहा गया कि जो भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अभी पूर्ण स्वराज देने को यहां पर जो ब्रिटेन है वो तैयार नहीं था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि वह अपने आप को अलग दिखाना चाहती थी। और उसने क्या काम किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देगी 1940 में। और जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये जो विचारधारा थी, ये गांधी जी की विचारधारा थी। और 17 अक्टूबर 40 को जो आपका अगस्त व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये पवनार आश्रम जो आपका पवनार आश्रम है आपका, यहां से आपका ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। और पवनार आश्रम कहां पर? आपका महाराष्ट्र में। यहां से ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। और इस आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा जाता है। और यहां पर पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो आपके विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और दूसरे कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे इसमें। तो इतना को समझ में आ गया होगा कि जब 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं तो उसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार, 3 में गठबंधन की सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। अब इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में। तो जो आपकी जो
अंग्रेज हैं वो भारतीयों को बिना कांग्रेस के पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेते हैं, इसलिए कांग्रेस 28 महीने बाद 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे देती है। और इस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मनाती है मुक्ति दिवस। अब भारत में हो गया संवैधानिक संकट और जो अंग्रेज हैं उनको भारतीयों की जरूरत थी द्वितीय विश्व युद्ध में, इसीलिए 8 अगस्त 40 को लिनलिथगो के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है कौन? अंग्रेज, और कहते हैं कि जो युद्ध की समाप्ति पर क्या है, भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा और भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव को नकार देते हैं और बाद में कांग्रेस अपने को अलग दिखाने के लिए 17 अक्टूबर 40 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करती है। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विचारधारा थी गांधी जी की थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और 17 अक्टूबर 40 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा। कहां से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जो हम लोग निःशुल्क यहाँ पर हम लोग आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, ये हमारा एक, हमें चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हम यहाँ पर निःशुल्क करा रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हम लोग रील्स आपका और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए जो मैंने आपको ये बताया है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए, इस डाटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए आप लोग जीके सरकार की वेबसाइट www.gksarkari.com पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। वहां पर आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें इसको, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाएं, इस कोर्स को पहुंचाएं, जिससे क्या है कि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, कि हमको भी लगे कि जो हम लोग करा रहे हैं, जो हमारी मेहनत है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रही है, जो हम लोग चाह रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।